हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिज़ायर राइस के यूट्यूब चैनल पे। एंड लेट अस स्टार्ट विद टुडेज न्यूज़पेपर द हिंदू में आज देखा जाए क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही, उसके बाद हम लोग इंडियन एक्सप्रेस को कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द हिंदू न्यूज़पेपर। एंड द चाइना सेंसर इंटरनेट इन हांगकांग। चाइना ने अब और भी अदर मेजर्स लेने शुरू कर दिए हैं हांगकांग पे। एंड अब उसने इंटरनेट की जो सर्विस है उसको भी एक तरीके से सेंसर करना शुरू कर दिया है। अगर कुछ भी चाइना के अगेंस्ट कुछ भी आर्टिकल्स वगैरह या फिर कह लें मीडिया में कुछ चलता है एंड दैट इज अगेंस्ट द चाइना, तो उस पर तुरंत सेंसर लग जाएगा। और ये जो एक्शन है चाइना का, इट इज क्रिटिसाइज बाय यूएस टेक जायंट्स। उन्होंने कहा कि ये सब चीजें जो हैं ये एक क्या रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। देखो, हांगकांग एक ऑटोनॉमस सेमी ऑटोनॉमस रहा है हमेशा। एंड इट इज ऑलवेज नोन फॉर इस फ्री थिंकिंग, फ्री स्पीच एंड इंडिपेंडेंट रूल ऑफ लॉ। बट अभी क्या है कि जब ये सारे कोई भी रीजनेबल ग्राउंड्स पे सेंसर लगा दिया गया कि इट इज़ अगेंस्ट द ब्रीच ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, तो जो है वहाँ की जो पुलिस है वो आराम से जो है वारंटलेस, बिना वारंट के रेड कर सकती है, सर्विलेंस कर सकती है, जस्ट बिकॉज बाय गिविंग द रीजन दैट समथिंग इज गोइंग अगेंस्ट द नेशनल सिक्योरिटी। ओके। एंड कोई भी एग्जीक्यूटिव या कुछ भी जो है कर रहा है तो उसके अगेंस्ट फाइन्स लग सकते हैं, इवन 1 ईयर की जेल टर्म भी हो सकती है। और जो कंपनीज हैं उनको प्रोवाइड कराना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्ड्स एंड डिक्रिप्शन असिस्टेंस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। तो जो टेक जायंट्स हैं जैसे कि फेसबुक, गूगल, ट्विटर, उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे जो है हांगकांग ने रिक्वेस्ट करा था कि आप इंफॉर्मेशन ऑन जो यूज़र्स का है या फिर जो इस तरीके की चीज़ें हैं इसको आप थोड़ा सा सेंसर कर दीजिएगा। बट ट्विटर एंड गूगल ने ये बोला है that they will not comply with the information request। ओके, वो इतना भी restrictions लोगों पे नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद जो है डायरेक्टली एडिटोरियल के टॉपिक पे आ जाते हैं। यही दो एडिटोरियल इम्पॉर्टेंट है और बाकी कोई न्यूज़ हिंदू में इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो यही न्यूज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है हांगकांग रिलेटेड। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली एडिटोरियल पे ही आएंगे, जंप करेंगे। सो इट इज़ मोर साइबर रैटलिंग, मोर आइसोलेशन एंड द अदर वन इज पुलिस टेरर एंड द थिएटर ऑफ लॉ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पुलिस टेरर वाली न्यूज़ कवर करेंगे। पुलिस टेरर, अभी अगर आप लोगों ने विकास दुबे का जो रीसेंट मैटर चल रहा है, सभी ने देखा होगा कैसे जो है पुलिस की ही उससे जो है ये भागा है, कह सकते हैं मदद से। और इसने ही कितने लोगों को, कितने लगभग 7 सोल्जर जो है वहाँ के कांस्टेबल्स हैं और पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनका मर्डर हो गया जस्ट बिकॉज थोड़ा सांठ-गांठ रही विद दिस मर्डरर और पुलिस में। तो जो है हमेशा जो है ये सारी चीज़ें रही हैं कि पुलिस अपना जो है कहते हैं एक एम्पायर, एक फ्यूडल टाइप ऑफ सिस्टम जो है वहाँ पे, जैसे जो एसएचओ होता है वो हमेशा जो है एक एम्पायर बिल्डिंग करना चाहता है, अपना फ्यूडलिज्म क्रिएट करना चाहता है। और अपने कह सकते हैं यूनिफॉर्म की जो है एक वो रहता है, यूनिफॉर्म के बल पे बहुत सारी चीज़ें इलीगल एक्टिविटीज़ करते रहते हैं ये लोग। सो ऐसा ही जो इशू आप अभी हम लोग रिसेंटली कवर करे थे तमिलनाडु में क्या हुआ था कि बेटे और फादर को लॉकअप में डाल दिया गया था जस्ट बिकॉज उन्होंने जब लॉकडाउन था उस टाइम अपनी शॉप ओपन कर दी थी। और इसके बाद लॉकडाउन में डालने के बाद उनको 3rd डिग्री का ट्रीटमेंट दिया गया, उनको बहुत मारा गया। और जब इनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने रखा गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने क्यों किसी को लॉकडाउन में लेते हैं, हिरासत में लेते हैं, तो उसको 24 आवर्स के अंदर जो है
आपने रिट पढ़ी होगी, कौन सी, वो हैबियस कॉर्पस रिट आपने पढ़ी होगी। हैबियस कॉर्पस रिट में जो है यू हैव टू प्रेजेंट द बॉडी ऑफ द पर्सन विद इन 24 आवर्स। वहाँ के जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनके सामने पुलिस को प्रेजेंट करना पड़ता है बॉडी। बॉडी मीन्स पर्सन को, ओके। तो वहाँ पे भी उन्होंने इग्नोर कर दिया, इतना एग्जामिन नहीं करा था कि बॉडी अब्यूज्ड हुई है, मारा गया है उन लोगों को, ये सब चीजें नहीं हुई थी। सो व्हाट डज दिस रिवील, जो सब चीजें हुई, ये घटना हुई कि वो लॉकअप में इंसान मर गए दो, तो ये रिवील क्या करता है, ये रिवील करता है कि जो है कि कितना जो है एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है हो सकता है, और वहाँ के पुलिस का अगेंस्ट, और कह सकते हैं ब्रूटैलिटी कितनी वो लोग करते हैं। ओके, सो ये सारी चीजें हैं, जैसे कि जो पुलिस फोर्स है दे नीड टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली, बट व्हाट हैपेंस कि ये लोग क्या करते हैं, एमपी के या फिर एमएलए के सपोर्ट में आ जाते हैं। अब जो इनके सपोर्ट में या फिर कह लें इनके दबाव में आ जाते हैं, बिकॉज इनका कनेक्शन बहुत बड़ा होता है एमपी एंड एमएलए का, और ये किसी न किसी तरह जो है फिर आपके जॉब में इंटरफेयर करने लगते हैं। ओके, सो और फैमिली मैटर्स में फैमिली को धमकाने लगते हैं। सो चाहते ना चाहते हुए भी लोगों को जो है, पुलिस को जो है, इनको सपोर्ट करना पड़ जाता है, अगर वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं है। अगर एक वो पर्सन स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, जैसे कि हम लोग अशोक खेमका जी को देखते हैं कि वो भले ही इतने 53 आई थिंक सो उनका हो चुके हैं ट्रांसफर्स, बट वो कभी जो है झुके नहीं किसी अथॉरिटी के उसमें, है ना। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो झुक जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं भी झुकते हैं, एक गुड एग्जाम्पल प्रेजेंट करते हैं। तो क्या हुआ कि देखो अब क्या है कि जो एमपी है और एमएलए है, तो ये क्या सोचते हैं कि जो पुलिस है ये इनकी पर्सनल जागीर हो गई। ओके, दे कैन जो पुलिस को अपने अकॉर्डिंग जो है चला सकते हैं। इस तरह जब ये सारी सिचुएशन आ जाती है, तो एकदम कह सकते हैं जो एक बॉडी है, पुलिस एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो कि इंडिपेंडेंटली, ऑटोनॉमसली और सॉवरेन तरीके से वर्क करेगी। अगर पुलिस इस तरीके से वर्क करेगी तभी रूल ऑफ लॉ जो है वो वहाँ पे मेंटेन हो पाएगा। ओके, अगर इंडिपेंडेंट और सॉवरेन तरीके से पुलिस नहीं वर्क करेगी, इनके इन्फ्लुएंस में वर्क करेगी, तो रूल ऑफ लॉ मेंटेन नहीं होगा, बहुत सारी चीजें गलत होने लग जाएंगी। ओके, इवन पुलिस भी जो है लोग तो होंगे ही करप्ट, और पुलिस भी वहाँ की करप्ट होती चली जाएगी, ये सारी सिचुएशन है। अब क्या है, देखा जाए तो ये जो ब्रुटैलिटी है ये एक तरीके का रूटीन प्रोसीजर हो गया है, बिकॉज उनको लगता है कि जो डंडा राज है वही जो है लोगों को दबा सकता है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज देयर। बट क्या है कि पुलिस जो है वो अपने यूनिफॉर्म के बल पे जो है बहुत, जैसे कह सकते हैं कि जैसे कांस्टेबल्स होते हैं। ओके, कांस्टेबल्स ज़्यादातर क्या होता है, अपने यूनिफॉर्म के बल पे बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि आप फ्री ट्रैवल करना व्हीकल पे। ओके, फ्रीली जो है वहाँ के लोगों से कुछ ना कुछ, शॉपकीपर से कुछ भी ले लेना। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर, एंड सो ये सारी चीज़ें, ये जस्ट बिकॉज अपनी जो उनके यूनिफॉर्म से जो उनकी पावर मिली है, उनको प्रेस्टीज मिली है, और एक ऑफिशियल अपरेटिस सा मिला है, इसके बल पे ये बहुत सारी चीज़ें इलीगल करने पड़ लग जाते हैं। ओके, और अगर देखा जाए तो लोअर कोर्ट ऑफ लॉ है, तो वो इतना ज़्यादा जो है एम्फेसिस या सब्सटेंटिव लॉ नहीं प्रोवाइड करा पाता है, एंड ड्यू टू विच जो है कहीं ना कहीं जो है जस्टिस भी नहीं मिल पाता है, और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ओके, और इवन जो मैजिस्ट्रेट डिड नॉट इवन केयर प्रॉपरली टू परफॉर्म द लॉ। कुछ वुमेन हेड कांस्टेबल्स होती हैं, ज़्यादातर वुमेन जो है इलीगल वाला वे नहीं अपनाती हैं, वो अपना एक लॉ के अकॉर्डिंग ही चलती रहे हैं। सो वो जो है ज़्यादातर जो है अपना वर्क जो है अपना अकॉर्डिंग टू रूल जो है करती रहती हैं। सो उनकी बदौलत जो है बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं इन द राइट वे, और ये सारी चीज़ें और लोग कब फॉलो करते हैं, जब उन्हें अपने
पुलिस का कहते हैं स्ट्रक्चर को जो है अच्छा करना पड़ता है, अच्छा मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कि अभी तक जो है वहाँ पे विकास दुबे वाले केस में जो है सब पुलिस व्यवस्था जो है वहाँ के चौबेपुर गांव की एकदम बेकार हो गई थी। बट अब क्या है, ना एसएसपी सुन रहे हैं, ना नो वन वाज लिसनिंग, ओके। और वो अपना जो है गुंडाराज कर रहा था। बट अब क्या है, अब एकदम सब अलर्ट हो गए हैं। अब इवन आईजी लेवल की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि कैसा, बिकॉज ये मामला अब मीडिया में आ गया है। अब गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम हो जाएगी टू हैव इट्स वोट्स बैंक, और गुंडा राज वाली गवर्नमेंट मान ली जाएगी यूपी में। सो ये सब चीजें हैं, ओके। और विनर्स जो है एट द बैलेट बॉक्स होते हैं, वो सोचते हैं कि दे हैव द राइट टू रूल, जो चाहे वो कर सकते हैं, एंड दे कैन कंट्रोल एंड रेगुलेट द होल पॉपुलेशन। सो इस तरीके की चीजें उनके उसमें चला करती हैं, ओके। और जो है बट मिशेल फोकलेट ने ये बोला है कि ये सारे जो टॉर्चरस वाला है ये सब कॉमन हुआ करता था मेडिवल एज में, ओके। और ये पनिशमेंट जो है के थ्रू एक डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में लाना, ये सब मेडिवल एज के टाइम में चीजें थी। And moving on to the other topic, more saber rattling, more isolation. देखो अभी क्या हुआ कि साउथ चाइना सी में हम सभी देख रहे हैं कि कितना जो है एक टेंशन सा क्रिएट चल रहा है। एंड जो फिलीपाइंस है, इसने जो है डिस्प्यूट को जो है यूएन क्लोज में 2013 में लाया था। बिकॉज चाइना जो है क्लेम करता है 9 डैश लाइन, मैंने आपको बताया था जैसे कि ये चाइना है और यहाँ जो है स्पार्टले आइलैंड है, पार्सले आइलैंड है। तो यहाँ पे 9 डैश लाइन जाती है, 9 टोटल, इट इज 9 इन काउंट। और इसमें जो है इसकी सॉवरेनिटी, इसके अंदर जो भी आता है उसकी सॉवरेनिटी चाइना क्लेम करता है। बट पीसीए क्या है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इसने जो है इसकी कहा कि कोई लीगल बेस है नहीं आपको इस पे सॉवरेन बोलने का। चाइना ने पीसीए का जजमेंट नल एंड वॉइड कर दिया, ओके। इसके बाद क्या है, साउथ चाइना सी इज इम्पॉर्टेंट नॉट जस्ट जो वहाँ के लिटोरल कंट्रीज हैं उनके लिए ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, बट बिकॉज मेडिवल टाइम से ये इम्पोर्टेंस होल्ड कर रहा है। बिकॉज यहाँ पे फिशरीज बहुत रिच है, मिनरल डिपॉजिट्स बहुत सारे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होल्ड करता है। और यूएन क्लोज ने कहा कि आइलैंड मस्ट सस्टेन हैबिटेशन एंड कैपेसिटी फॉर नॉन एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी। और चाइना ने क्या करा, जो पीसीए ने ये बोला कि चाइना ने फिलीपाइंस की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसको वायलेट करके रखा हुआ है। चाइना ने जो है यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही खराब और टेंस बना दी है। बिकॉज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करने लग गया है चाइना, विच कैन हार्म द इन्वायरमेंट। साथ ही साथ जो है कैन वायलेट जो भी इकोसिस्टम है वहाँ का, उसको जो है पूरा जो है हार्म कर सकता है। और इसके बाद वियतनाम ने जो है उसने हेल्प ली रशिया की चाइना के अगेंस्ट होके। साथ ही साथ जो फ्रांस हो गया, जर्मनी, नीदरलैंड, ये सारी कंट्रीज जो हैं इन्होंने भी यहाँ के जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनको हेल्प करना, जैसे ब्रूनी दारुसलाम और इंडोनेशिया वगैरह, इन सबको हेल्प करना शुरू कर दिया। और अपनी पेट्रोल बोट्स जो है ये भेजी कि जो है चाइना का जो है कह सकते हैं जो यहाँ पे आधिपत्य है ना, उसको थोड़ा सा डाउन करा जा सके। जापान भी जो है पार्शनली फंड कर रहा है और अपग्रेड कर रहा है इंडोनेशिया के कोस्ट को। सो ये सारी चीजें हो रही। इवन ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम इंडिया जो है ये ली गई, इंडोनेशियन फिलीपींस वगैरह लेने की सोच रहे हैं। एंड जो ये सारी सिचुएशन है, ओके। सो इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं और इसी टॉपिक को थोड़ा सा भी रह गया उसको भी समझ लेते हैं। देखो वियतनाम, जापान एंड यूएस जो है उन जो एक्शन जो है नथिंग न्यू है फॉर चाइना। जो भी चाइना हमेशा देखता रहा कि ये लोग जो है कुछ ना कुछ एक्शन करते रहते हैं। और इसलिए चाइना को वहाँ पे साउथ चाइना सी में अपना बनाना ही है कंट्रोल, बिकॉज वो एक लिटोरल कंट्री के टैग में आना चाहता है।
लिटोरल कंट्री मतलब नदी के किनारे, एंड इट जिससे कि उसका जो पैसेज है, कह सकते हैं रूट है टू ट्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो जो है बनना हो। ओके, सो ये पर्ल ऑफ स्ट्रिंग की तरह जो है, ये उसने बहुत सारे जो है पोर्ट्स भी बना रखे, जैसे लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने कवर करा था। और इसलिए वो चाइना सी ऑफ कोर्स इतना रिसोर्स है, तो इसको कौन जो है गंवाना चाहेगा। सो ये सब चीजें हैं। ओके, बाकी इतना कुछ इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड ये है कि इंडिया को भी अपना इंडो पैसिफिक रीजन में जो है एक बना के रखना चाहिए, जिससे कि जो है, जैसे कि चाइना जो है इंडिया में इंटरफेरेंस करना चाहता है, इंडिया के ओशन में अपना रूट बनाना चाहता है, ऐसे इंडिया को भी एक जो है वे अपना रखना चाहिए, जिससे कि वहां से वो ट्रेडिंग जो है इजीली कर सके। ये भी एक है रीजन। एंड कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप होनी चाहिए दैट इंडिया हैज कंक्लूडेड विद ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडोनेशिया, यूएस एंड वियतनाम, कुड बी एक्सटेंडेड टू मलेशिया, फिलीपींस एंड इन सब कंट्री से एक पार्टनरशिप जो है वो रखनी चाहिए। ओके, moving on to the next topic, and that is F1 visa student cannot take all classes online। इसमें बेसिकली इम्पोर्टेंट क्या है, F1 वीजा है क्या, ये चीज जो है प्रीलिम्स में आ सकती है, और नथिंग, थोड़ा बहुत एक दो लाइन और आ जाएगी, इससे ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखो F1 वीजा है क्या और M1 वीजा क्या है, ये समझ लेते हैं। देखो F1 जो है नॉन एकेडमिक, F1 एंड M1 जो है नॉन एकेडमिक और वोकेशनल स्टूडेंट्स को दिया जाता है। ओके, और ये यूएस में स्टडी करने के लिए दिया जाता है। और अभी क्या है कि अभी इधर कोविड के टाइम में क्लासेस वगैरह हो नहीं रही हैं, और यूएस का कहना है कि अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो यू कैन लीव यूएस, यू नॉट अलाउड टू रिमेन इन यूएस। और चाइना जो है सबसे ज़्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स को अपने अट्रैक्ट करता है, उसके बाद यूएस ऐसा कंट्री है। अभी क्या है कि और इधर ये फॉल टाइम आता है, मतलब ऑटम टाइम आता है, इसमें क्या है कि ये सारी सिचुएशन आ रही है कि क्लासेस नहीं हेल्प हो पा रही है ड्यू टू द कोविड रीजन। ओके, तो अब ये बोला गया कि या तो आप जो है किसी और क्लास स्कूल में जाएं, आप किसी और कॉलेज में जाएं, जिससे कि आप अपना ये स्टेटस जो है ये मेंटेन कर सकें, और तभी जो है आपको यहाँ पे रुकने का अलाउ हो पाएगा। अगर कोई जो है इस रूल को नहीं मानता है, तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन जो है गवर्नमेंट ले सकती है। और हार्वर्ड ने ये डिसाइड किया लगभग 40% ऑफ स्टूडेंट जो है वही कैंपस में आएंगे। सो दिस टाइप ऑफ एक्शन इज बीइंग टेकन इन यूएस। इंडियन एक्सप्रेस को कवर करते हैं, और एडिटोरियल पेज में क्राइसिस ऑफ द फ्यूचर एंड एंड ऑफ ड्रीम, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। एंड क्राइसिस ऑफ द फ्यूचर, देखो मिड डे मील स्कीम, फ्यूचर मतलब यहाँ पे है रिलेटेड टू द चिल्ड्रेन। ओके, अब देखो मिड डे मील स्कीम जो है माल न्यूट्रिशन वगैरह को चेक करने के लिए चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए चलाई जाती थी। इसमें क्या होता था, आप डेली जो है बच्चों को खाना, कुक्ड फूड सर्व करा जाता था। ओके, और इसी बहाने जो है बच्चे जो हैं कॉलेज स्कूल भी पढ़ने आ जाते थे, और उन्हें कुक्ड फूड मिल जाता था, और ये देखा जाता था कि उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती रहे। दैट इज 300 कैलोरी और 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन ईच डे बच्चों को मिलता रहे, और लगभग 200 डेज इन ईयर ये चीज होनी चाहिए। ओके, अब क्या है, इधर लॉकडाउन टाइम में जो है स्कूल वगैरह लग नहीं पा रहे हैं, इसलिए मिड डे मील की प्रॉब्लम आ गई है। तो बहुत बिहार में एक केस आया है कि जिसमें कि एक बच्चा जो है कूड़ा उठाते हुए बीनते हुए मिला, एंड ये इसके बाद ये कोर्ट ने ये डिसाइड करा है कि जो है ये चीज़ जो है बंद नहीं होनी चाहिए, और बच्चों को खाना जो है मिलना ही चाहिए, इवन ड्राई फूड नहीं, आप जो है कुक्ड फूड पहुंचाएं किसी न किसी तरह, और लगभग जो है ये और उनके अकाउंट में पैसा भी ट्रांसफर कराएं। सो ये सब चीज़ें हैं। एंड मिड डे मील जो है सबसे पहले तमिलनाडु में आई थी ये स्कीम, और ये 1960s में आई थी। ओके, और द स्कीम टू प्रोवाइड मील टू स्कूल चिल्ड्रन ये 1995 में हुई थी। पहले था ड्राई राशन का प्रोविजन, उसके बाद जो है 2001 में जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कुक्ड मील सर्व होने लग गया।
and non-supply of nutritional food to the children as well as lactating and नर्सिंग जो मदर्स हैं, इससे क्या होगा कि उनमें माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, जो कि हमारे कंट्री के लिए भी अच्छा नहीं है। बिकॉज जब माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम होगी तो ब्रेन डेवलपमेंट बच्चों का उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। एंड एंड ऑफ अ ड्रीम, ये टॉपिक जो है, कुवैत में अभी नया एक बिल आने वाला है और उसके अकॉर्डिंग वहां पे जितने भी वर्कर्स हैं, फॉरेन वर्कर्स हैं, माइग्रेंट्स हैं, उनकी जो है पॉपुलेशन को कम कर दिया जाएगा। ओके, और इन लगभग जो है 15% ऑफ द पॉपुलेशन जो है 8 लाख पीपल हैव टू लीव कुवैत। ओके, जब जैसे ये बिल आ जाएगा, अब ये लोग क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे कुवैत में, मैनी कंट्रीज इन द गल्फ रीजन दे वांट टू रिप्लेस वर्कफोर्स विद द लोकल। ओके, जैसे सऊदी अरेबिया में कौन सा आया था, नीता कत आया था थोड़े ईयर्स पहले, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपने ये देखा होगा। इसमें क्या था, इस सॉर्डिजेशन स्कीम थी, जिसमें क्या था कि वहाँ की जो लोकल वर्कफोर्स है उनको थोड़ा बहुत कोटा डिसाइडेड था, और उसके अकॉर्डिंग हर कंपनी को था कि इतना परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स जो है आप लोकल ही रखेंगे, अगर नहीं रखा तो आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ओके, अब देखा जाए तो ये वर्कफोर्स एकदम बूम हुआ कैसे यहाँ कुवैत वगैरह में। एक्चुअली क्या हुआ कि ऑयल बूम हुआ, तो 1960s और 70s में जो है वहाँ पे के लिए एक स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए था, जो स्किल्ड और देखो एक स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दोनों टाइप ऑफ वर्क चाहिए थे। अब ऐसा जो है वहाँ के लोकल वर्कर्स नहीं कर पा रहे थे, इसलिए जो है माइग्रेंट्स को बुलाया गया, इनवाइट करा गया, और बहुत सारे लोग जो हैं इंडिया से गए, बेसिकली केरला से गए, और वहाँ की इकोनॉमी में बूस्ट करने में उन लोगों ने हेल्प करी। और इसके साथ जब वहाँ पे वो गए, उन्होंने अर्न करा, तो उन्होंने रेमिटेंस इंडिया ने भेजा, जिससे कि जो है केरला की इकोनॉमी ग्रो करी, और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है थोड़ा कम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया। एंड इसके बाद ये है कि ऑन द नेशनल इकोनॉमी इन द गल्फ आर स्लोइंग डाउन एज वी ऑल नो। ओके, जैसे देखा गया था कि जो है पेट्रोल और डीजल की एकदम भी मांग कम हो गई थी, तो पेट्रोल और डीजल कितना उसका रेट कम हो गया था, तो अब सारी इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही हैं, तो ऑफ कोर्स जो है अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बढ़ेगी हर इकोनॉमी में। ओके, तो अब उनका यही एक है कि वो अपने लोकल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा पाए, इसीलिए उन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स का जो है इनटेक वो कम कर दिया है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्या करा है कि लोगों को, सोचो कि बहुत सारे वर्कर जो है कोविड-19 में जो है आ गए थे वंदे भारत वगैरह उड़ान से केरला में, तो यहाँ को वेलफेयर मेजर लाने के लिए जो है बहुत सपोर्ट करने के लिए केरला ने ड्रीम केरला नामक जो है एक प्रोजेक्ट अनाउंस करा। ओवर 1.5 लाख पीपल जो हैं आए थे, और इनको लगभग 70,000 लोगों ने जॉब लॉस कर दी थी। तो इन लोगों को कैसे जो है केरला को जो है एक कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड इन यहाँ की इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करना है, तो इन लोगों को यहाँ पे इन्वॉल्व करके इनकी मदद भी होगी, और साथ ही साथ केरला गवर्नमेंट की भी हेल्प हो जाएगी। अब वायरस एंड लॉकडाउन, देखो वायरस आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी आए थे और 8 बजे जो है अनाउंस कर गए थे, जस्ट 4 आवर्स बिफोर 12 ओ क्लॉक। ओके, 8 PM पे उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि लॉकडाउन होने वाला है। अब लॉकडाउन जो है अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे जो जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कह सकते हैं स्ट्रिंजेंट बेसिस पे ये लॉकडाउन था। सब कुछ लॉक्ड हो गया था 24 मार्च को, ट्रैवल एंड एवरीथिंग, सारे इंडस्ट्रीज वगैरह सब कुछ बंद हो गए थे। सो जो है अब इसी उस पे जो है पूरा ये कितना जस्टिफाइड था लॉकडाउन, ये टॉपिक बेसिकली इस पर है, बहुत ही अच्छा है ये टॉपिक, आराम से देख लेना। एंड इंडिया की अभी देखो 3rd प्लेस आ गई है,
यूएस एंड ब्राजील के बाद इंडिया का ही नंबर है ये कोविड में, ओके। और वी हैव ओवरटेकन रशिया। अगर डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन देखा जाए, दैट इज क्रूड मॉर्टेलिटी रेट बोलते हैं, डेथ पर मिलियन, तो इंडिया का एक जो है चाइना, इंडोनेशिया, श्रीलंका, नेपाल, इन सब से भी जो है वर्स्ट है, ओके। तो हाउ डिड दिस हैपन व्हेन इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज टू अनाउंस अ लॉकडाउन, ओके। देखो हुआ क्या कि हम लोगों ने एकदम ही पूरा लॉकडाउन कर दिया, और जो है इससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। वी हैव ट्राइड टू मिमिक यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका इन दिस केस, ओके, इन द टर्म्स ऑफ द सिवियरिटी ऑफ द लॉकडाउन। देखो लॉकडाउन होना चाहिए बट इट शुड बी केयरफुली टारगेटेड होना चाहिए था, और अकॉर्डिंग टू आवर रीजन, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उन सबको देखते हुए इस लॉकडाउन को अनाउंस करना चाहिए था, बिकॉज हमारी यंगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उसके अकॉर्डिंग अगर लॉकडाउन होता तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, ओके। Open question है about how much economies loss a nation should take in order to slow down the पेंडेमिक। मतलब क्या है कि पेंडेमिक को में कितनी और जाने गंवानी पड़ जाएंगी इस पेंडेमिक को स्लो डाउन करने के लिए, और धीमे धीमे सब बढ़ ही रहा है। इंडियन इकोनॉमी जो है, देखो पेंडेमिक के केसेस बढ़ रहे हैं और इकोनॉमी डाउन होती चली जा रही है। देखा जाए तो जो लॉकडाउन था वो क्लियरली प्लान्ड नहीं था, ओके। अगर प्लान्ड होता तो बहुत सारी चीजें जो है उस समय सही हो सकती थी। देखो लॉकडाउन तो सही टाइम पे अनाउंस करा गया कि जो है चेन एकदम से ब्रेक हो जाए। 24 मार्च को जो है लॉकडाउन अनाउंस करा गया जिससे कि चेन ब्रेक हो जाए। बट व्हाट हैपेंड कि जैसे ही ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो लोगों में एकदम से खलबली सी मच गई, एंड बिकॉज कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस नहीं थी तो लोग एक जगह इकट्ठा होने लग गए। जब एक जगह इकट्ठा होने लग गए तो एक कह सकते हैं कि वो एक बॉम्ब की तरह वर्क कर रहे थे जो कभी भी आगे चल के फटने के चांसेस थे, और वही चीज हुई भी, ओके। बहुत सारे लोग जो हैं धीरे धीरे केसेस जितना पहले थे और जितना सिवियरिटी तब थी और अब अनलॉक होने के बाद जो जितना केसेस हैं वो आप खुद ही देख सकते हैं, ओके। अब थोड़ा बहुत जो है और भी कंट्रीज में लॉकडाउन हुआ, जैसे कि साउथ अफ्रीका वगैरह में हुआ, बट उनका ये नहीं था कि जो है, पहली बात तो जब वहाँ हुआ तो उन्होंने सबसे पहले जो है हॉस्पिटल फैसिलिटी अवेलेबल कराने की कोशिश करी। दे स्टार्टेड बिल्डिंग हॉस्पिटल, टेस्टिंग सेंटर्स बनाने शुरू कर दिए उन्होंने, और मिनिमल ट्रांसपोर्टेशन तो रखना ही था हर इंडिया को भी, ओके। 4 आवर की नोटिस के बिना, बिना कोई प्लान के, एक देखो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के पास अगर आप अनाउंस कर रहे हैं तो ब्यूरोक्रेट्स के पास हमेशा एक प्लान होना चाहिए कि ये लॉकडाउन हुआ तो इसके बाद जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और उसके पास क्या हम लोगों के पास प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। क्या आपने सेंट्रल लेवल पे प्लान बनाया तो उसको स्टेट लेवल पे आपने और स्टेट लेवल इवन इवन लोकल अथॉरिटीज तक आपने वो प्लान पहुंचाया? केवल सेंट्रल लेवल पे आपने लॉकडाउन घोषित कर दिया, इसके बाद आप जो है धीमे धीमे फिर स्टेट पे सूचना पहुंचा रहे हो, फिर लोकल अथॉरिटीज तक पहुंच रही है। तो आप देख सकते हो ना कहीं वो बहुत बड़ा गैप आ गया था, जिससे जो है ये सिवियरिटी जो है बढ़ती चली गई। और हो सकता है कि अगर लॉकडाउन जब अनाउंस किया गया था उसके पहले अगर सही से जो है एक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया होता कि इस तरीके से हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे एक प्लान, तो कहीं ना कहीं इंडिया सक्सेसफुल हो जाता उस चीज को रोकने के लिए। अभी क्या है, अभी हम लोग की ग्लोबल इमेज बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, बिकॉज एक तो थैंक्स टू अवर मीडिया जो इतना जो है प्रोपोगंडा सा कर देती है। और देखा जाए तो अभी जो हमारा जो प्रेस है इट इज वर्स इंटरनेशनल प्रेस है, ओके। और जो मीडिया ने जैसे कि माइग्रेंट सिचुएशन दिखाई, लोग रास्ते में ही मर गए, ये सारी चीजें एक्चुअली में ये हुआ, बट जो है कभी कभार चीजें लोग एग्जैगरेट करना लग जाते हैं। जब वो ट्रांसफॉर्म होता है अदर लैंग्वेज में, अदर कंट्री में, तो बहुत ही ज्यादा भयानक स्थिति से दिखती है,
ओके और इससे ग्लोबल इमेज इंडिया की बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। एंड अगर आईएमएफ ने ये बोला है कि अब लगभग -4.5% इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी और ऐसा 1979 में हुआ था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट थिंग टू बी नोटिस, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया कितना हो गया, 23.5% हो गया है। ब्राजील में देखो 12.6 है, चाइना में 6% है, यूएस में 13.3% है। सो ये सारी सिचुएशन जो है लॉकडाउन टाइम में है ड्यू टू जस्ट बिकॉज हमने डिजास्टर मैनेजमेंट जो ये कहीं की डिजास्टर सिचुएशन है इसको मैनेज ही नहीं सही से करा। और इस कारण ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि एकदम से जो है वो बॉम्ब फटे और धीमे धीमे जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती चली गई इस कोरोना वायरस के विक्टिम्स की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।